हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आरपीएससी एग्ज़ाम्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मेरा नाम कविता तोतला है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कविता माहेश्वरी, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। टेलीग्राम चैनल का नाम इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर, वो सारे शॉर्ट नोट्स मैं एज ए पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर सेंड करती हूँ और वहाँ से हज़ारों बच्चे मुझसे जुड़े हैं जो उनके प्रिंट आउट प्राप्त कर रहे हैं, या तो अपने हाथों से लिख रहे हैं या फिर वो प्रिंट करके और उन्हें अपने पास रख रहे हैं। ये वो शॉर्ट नोट्स है, ये वो नोट्स है जिनको पढ़कर मैंने हिंदी में एक सीट लिए व्याख्याता की, और उसके बाद अब एक मेरा उद्देश्य है कि जिन नोट्स को पढ़कर मैंने व्याख्याता की एक सीट पाई है उन्हीं को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, जो कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में फ़ीस दे के नहीं पढ़ सकते, जिनके पास पैसा नहीं है इस बेरोज़गारी की हालत में, उनके लिए एक छोटी सी मेरी कोशिश है। इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी यहाँ मैं पढ़ाती हूँ हिंदी से रिलेटेड, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ। तो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दिया, कविता माहेश्वरी, और यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, और हिंदी में ही आपको टाइप करना होगा टेलीग्राम पर, और उसके बाद आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आप नए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पूरा पढ़ा चुकी हूं और एज ए पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर भेज चुकी हूं। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड में जो स्टूडेंट्स हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके 10 सिद्धांत एमए के आएंगे, यानी स्नातकोत्तर जो भाग है उसके जो 10 प्रश्न हैं वो 10 सिद्धांत में पढ़ा चुकी हूँ और उनकी भी पीडीएफ में टेलीग्राम पे पोस्ट कर चुकी हूँ। और अब हम अलंकार यानी कि हमारे काव्य शास्त्र में प्रवेश कर चुके हैं। शब्द शक्ति मैंने पढ़ा दी और दूसरा पार्ट अलंकार का मैं पढ़ा रही हूँ। एक भाग अलंकार का हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अलंकार किसे कहते हैं वो समझा, फिर हमने अलंकारों के भेद पढ़े और कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, यमक, श्लेष हम पढ़ चुके हैं, उपमा अलंकार तक हमारा हो चुका। अब हम आगे के जितने भी और अलंकार हैं, आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, जो भी ग्रेड हो, ये अलंकार जो है वो आपके दोनों में बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम आगे के अलंकार पढ़ेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथ ही एक बहुत ही गज़ब की चीज़ बता देती हूँ कि मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में 27 दिनों के अंदर 2 बार कोर्स कैसे करें, साथ ही साथ उनके फर्स्ट पेपर जीके के लिए भी मैंने 10 दिन की एक रणनीति, ये दोनों ही ज़बरदस्त रणनीति वाले वीडियो मैंने अभी अभी पोस्ट किए हैं 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए। दुनिया भर का मैटर आपके पास है, दुनिया भर के एप्लीकेशन से आपने कोर्सेज़ ले रखे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब है बारी सारे मैटर को समेटने की, सबको कंठस्थ करने की और एक बहुत ही अच्छी रणनीति से चलने की। तो कैसे पढ़ना है, एक दिन में कितने कितने टॉपिक करने हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूती से हो सके, तो वो दोनों वीडियो जाकर ज़रूर देखिए। हिंदी के लिए तो मैंने बनाया है कि 27 दिनों की ज़बरदस्त रणनीति के नाम से, और जीके का जो वीडियो है वो मैंने फ़िलहाल 10 दिन के लिए बनाया, उसमें 3 सब्जेक्ट हम पूरे करेंगे और वो मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है। तो प्लेलिस्ट चेक करके वो वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारे अलंकार। अलंकारों में हमने पढ़ा था कि हमने अलंकार देखे थे 3 मुख्य रूप से 2 प्रकार के। कौन कौन से थे? शब्दालंकार, अर्थालंकार, है ना। मुख्यतः हमने 2 पढ़े और ऐसे 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। एक प्रश्न यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अलंकार के इस पे वीडियो पे आया था कि मैम आपने बताया, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था, ये हमने उपमा पढ़ा था, मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ। मैंने यहाँ आपको बताया था कि उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। बिल्कुल सही है, 4 अंग है, उपमेय, उपमान और वाचक, साधारण धर्म, 4 अंग है। उसके बाद एक सवाल में कन्फ्यूज़न की स्थिति है, वो ये है कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उपमा के मुख्यतः 4 भेद होते हैं।
और मुझसे सवाल ये किया गया कि मैम 3 होते हैं कि 4 होते हैं। देखिए मुख्य रूप से, ये मुख्यतः लिखा है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत अच्छा सवाल किया जिसने भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो, नाम मैं भूल गई उनका, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। मुख्य रूप से उपमा के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा वापस इसमें कि मुख्य रूप से उपमा के 3 भेद होते हैं और यूँ देखा जाए तो उपमा के 4 भेद होते हैं। देखो अंग कितने हो गए, 4, और मुख्य रूप से भेद होंगे 3, और यूँ देखा जाए तो भेद 4। 3 मुख्य भेद कौन कौन से हैं? पहला पूर्णोपमा है, दूसरा लुप्तोपमा और तीसरा मालोपमा। ये मुख्य रूप से 3 है। चौथा उपमेयोपमा आता है जिसे गिना तो जाता है लेकिन मुख्य रूप से 3 होंगे। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो मैंने आपको अभी अभी जीके की एक 10 दिन की जो रणनीति बनाकर भेजी है, जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट पूरे करने के लिए मैंने आपको बोला है, उसमें मैं एक अंग्रेजी विषय लिखना भूल गई। यानी मैंने आपको 12 सब्जेक्ट बताए, उसमें 13वां आपका इंग्लिश है जहाँ से 5 प्रश्न और आएंगे। ये भी मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही पता चला है, तो जिसने भी ये बताया है बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि मुझे याद था कि मुझे इंग्लिश को इसमें ऐड करना है, पर मानव स्वभाव है, गलती हो जाती है, मैं ऐड करना वहाँ भूल गई थी। तो जिसने भी ये मुझे याद दिलाया बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। अंग्रेजी और ऐड करनी है, यानी टोटल हमारे पास फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके में 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न इंग्लिश से भी आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमने उपमा अलंकार तक पढ़ लिया और मैंने आपका जो भी डाउट था वो क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार। ये भी किसका है? ये हम अर्थालंकार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। हमने शब्दालंकार में 2 देखे थे, यमक और श्लेष, क्योंकि हमारे सिलेबस में यमक और श्लेष ही हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सिर्फ यमक श्लेष है। अब हम अर्थालंकार में हमने उपमा पढ़ा। अब दूसरे नंबर पे आता है रूपक अलंकार। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जहाँ उपमेय पर उपमान का, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप किया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कैसे? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर अंबर पनघट, ठीक है, यानी कि ये अंबर रूपी पनघट, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? रूपी, और रूपी से निकलता है रूपक। क्यों कहा है? देखो, अंबर रूपी पनघट, यानी कि अंबर को क्या मान लिया? पनघट ही मान लिया, यानी वो अंबर नहीं है, वो पनघट ही बन गया है। एक तरह से वो पानी का घाट बन गया है। दूसरा देखिए, चरण सरोज पखारन लागा, यानी चरण रूपी सरोज, यानी जो चरण है, चरण सरोज, यानी जो चरण रूपी सरोज, यानी जो चरण है वो सरोज ही बन गए हैं, यानी फूल ही बन गए हैं, उन्हें मान ही फूल लिया गया। तो जहाँ पर सीधा आरोप कर दिया जाता है या उसे ही मान लिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अब हम आगे देखेंगे। रूपक के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और एक आगे आएगा परंपरित रूपक। ठीक है, ये परंपरित रूपक। अब देखिए, जहाँ उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोप किया जाए, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। कैसे होता है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सीधा सा इसको ऐसे ध्यान रखना है कि जहाँ पर 2 से अधिक उपमान होंगे, 2 से अधिक उपमान होंगे, वहाँ पर कौन सा होगा? सांग रूपक। समझ गए? सीधा था। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि रूपी मंच, बाल रूपी पतंग, ठीक है, और संत सरोज, ठीक है, और लोचन भृंग। देखो कितने सारे हो गए ना। जहाँ 2 से अधिक उपमेय उपमान आ जाए, वहाँ सीधा सा सांग रूपक होगा। बस इतना सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं घुसना है। ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ। ठीक है, हृदय तल, उद्यान न्यारा, कल्पना क्यारियाँ, 3 हो गए ना। तो 2 से अधिक होते ही सांग रूपक, बस ये इतना ध्यान रखना है। निरंग रूपक,
निरंग रूपक शुद्ध रूपक है जहाँ केवल उपमेय पर ही उपमान का आरोप किया जाता है, उसके अंगों का नहीं होता, यानी बाकी के जो अंग होते हैं ना उनका नहीं होता। अवधेश के बालक चारि सदा और हरिमुख मृदुल मयंक। ठीक है, जहाँ एक रूपक दूसरे का कारण हो, अर्थात दो रूपक एक साथ आते हो, एक रूपक मुख्य रूप में और दूसरा गौण रूप में होता है, वो कौन सा होता है? परंपरित होता है। अब देखो, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए। देखिए ये परंपरित रूपक के है। आपको परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो इन तीन भेदों के अंदर का बहुत कम पूछा जाएगा। मेन यहाँ से टर्म होती है, पता है पूछते क्या है? ये जो लाइंस होती है ना इन्हीं को पूछा जाता है, और ये जो उदाहरण होते हैं इन्हीं को पूछा जाता है। आपको लाइंस याद होनी चाहिए, उदाहरण याद होने चाहिए, ये हमेशा आप याद रखिए, बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसना। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना या संभावना, यानी किसी भी वस्तु की संभावना करना या उसकी कल्पना करना और कल्पना करके उसको मान लेना। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाती है, वह अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा। अब सीधा सा इसको समझने का एक तरीका है वाचक शब्द। कौन कौन से? यानी जिस लाइन में आपको ये शब्द मिल जाए समझ लो कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु जनहूँ, जानो जाना की, मनु मनहूँ, मानो माना की, जो आदि। निश्चय प्राय बहुधा इव खलु, यानी जब आपको पंक्ति में ये शब्द मिल जाए समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। बस इतना याद रखना है। अक्सर परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, और अगर किसी अलंकार के वाचक शब्द है तो वो याद होने चाहिए, और उसके बाद उसके उदाहरण। बाकी और कोई डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती है। दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, मनहु वेद पठत बटुक समुदायी, ये आ गया है वाचक शब्द। लट लटकनि मनु मत, मधुपगन मादक मदहि पिए, ये मनु। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा के भी तीन भेद होते हैं, बस इनके भेदों को याद रखना है। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, और एक और कौन सा होता है? फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न पूछने की प्रकृति बहुत ऊपर से होती है, पर ज़्यादा डिटेल पढ़ के, और हम ऊपर का नहीं पढ़ते हैं, दुखदाई ये काम हो जाता है। अब वस्तुत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु यानी उपमान की संभावना की जाए, वह वस्तुत्प्रेक्षा होता है। यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की जब हम संभावना करने लग जाते हैं, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वस्तुत्प्रेक्षा होता है। यानी सीधा सा जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो एक तरह से वस्तुत्प्रेक्षा में ही आ रहा है। ऊपर जितने भी वाचक शब्द हमने देखे हैं देखना भी। लता भवन ते प्रगट बे, तेई अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल बधु, जलद पटल बिलगाई जनु। हर की हृदय दशरथपुर आई, जनु ये दशा दुसह दुखदाई, ये फिर जनु। ठीक है, अब देखते हैं हेतुत्प्रेक्षा। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अर्थात जिसका कारण न हो लेकिन बलपूर्वक उसको कारण मान लिया जाए, वो होता है हेतुत्प्रेक्षा। डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जहाँ कारण नहीं है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसे कारण मान लिया गया, वो हो गया हेतुत्प्रेक्षा। हेतु का मतलब ही है कारण। ठीक है, मानो, ये आ गया मानो। कठिन आंगन चली, ताते राते पाए, यानी गरम गरम आंगन पे बहुत ही कठिनाई से चली। वह मुख देख पांडु सा पढ़कर, गया चंद्र पश्चिम की ओर। ठीक है, फलोत्प्रेक्षा। अफल में फल की संभावना करने पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चूमन आकाश, यानी जहाँ पर फल नहीं है फिर भी फल की संभावना है। अब ताड़ का पेड़ बढ़ता जा रहा है,
अब वो आकाश को नहीं छुएगा, लेकिन फिर भी क्या मान लिया गया, फल मान लिया कि ये एक दिन आकाश को क्या करेगा, छुएगा। इस तरीके से बढ़ रहा है। स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। अब आगे देखिए उदाहरण अलंकार। जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द क्या है? ज्यों जिमी जैसे यथा इव, बूंद अगात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। आ गया इसमें जैसे। जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। ठीक है, बस आपको वाचक शब्द पता होने चाहिए। अगला है विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न हो किंतु अर्थ करने पर विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे? मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। अब वह अंधा है, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? मैं देख रहा हूँ। अब ये बताइए कि अंधा व्यक्ति भी कभी देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। यहाँ विरोध का आभास है। कैसे है? अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम रोती हो। यानी यहाँ वास्तविक विरोध नहीं है, लेकिन उसका जब अर्थ निकाल रहे हैं तो हमें विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। ऐसे ही दूसरा, और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। विभावना अलंकार। इसका अर्थ होता है कारण। विभावना का मतलब क्या होता है? कारण। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना वर्णित हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। आप सोच रहे होंगे कि फिर आपको लग रहा होगा कि मैं कोई औपचारिकता कर रही हूँ। बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए। पुराना पेपर उठाइए और आप देखना, अलंकारों से रिलेट जो प्रश्न पूछा गया उसमें सबकी डेफिनेशन पूछ के ये पूछा गया है कि कौन सी सही नहीं है। ये जो परिभाषाएं हैं ना, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जो परीक्षा में पूछी जाएगी, एक तो परिभाषा, एक वाचक शब्द और एक इनके उदाहरण। बस ये 3 चीज़ें आप समझ लो, बाकी आपको डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि रूपक के 3 भेद हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, है ना। उपमा के 3 भेद हैं, हमें नहीं समझ आ रहे हैं। उत्प्रेक्षा के जो भेद है वो नहीं। मत घुसना डिटेल में, पुराना पेपर उठा के देख लेना प्रश्न कैसे पूछा गया, आपको पता चल जाएगा कि मैं इस तरीके से आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। बिना, बिनु, बिन, बिनुही, ये वाचक शब्द है। ये पुराने सालों के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में ही है, आप चेक कर लेना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पावस ही नाच उठे बनमोर। बस आपको ये टर्म पता है, निकाल लोगे, विभावना है। जिसको वाचक शब्द याद है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्यतिरेक क्या होता है? यह 2 शब्दों के मेल से बना है। कैसे? वी प्लस अतिरेक, इसका मतलब क्या हुआ? विशेष अधिकता। वी यानी विशेष और अतिरेक मतलब अधिक होना, किसी चीज़ का स्पेशली अधिक होना, व्यतिरेक कहलाएगा। कैसे? जहाँ उपमान से उपमेय में गुणों की अधिकता वर्णित हो, यानी अब उपमान में उपमेय से गुणों की अधिकता वर्णित हो। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था उपमेय क्या है? हमारा मुँह है, और उपमान जिससे हमने तुलना करी है वो हो गया चंद्रमा। ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? उपमान में यानी चंद्रमा में, उपमान से उपमेय में गुणों की अधिकता है। यहाँ पर इसमें गुण अधिक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी इसमें गुण अधिक है। तो अथवा उपमेय को उपमान से कारण सहित श्रेष्ठ बताया जाए, ठीक है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी मुख को चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बताया गया है। समझ में आ रही है बात? मुख को चंद्रमा से भी क्या बताया गया? श्रेष्ठ बताया गया। वहाँ पर होता है व्यतिरेक, या उपमेय प्रधान हो, वो होता है व्यतिरेक।
मुख मयंक सो हे सखी मधुर वचन विशेष। ये कह रही है कि मुख जो है वो चंद्रमा के जैसा है सखी, लेकिन फिर भी मुख ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या निकलते हैं? मधुर वचन निकलते हैं, मीठी बोली निकलती है। ता सखीर देहू मयंक वह कलंकी यह निष्कलंकु। अब क्या कह रही है कि मयंक सुंदर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कलंक है, और हमारे मुख के अंदर जो है वो मुख क्या है? निष्कलंक है। समझ में आ गया? अब आगे देखो, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? दो शब्दों के मेल से बना है। किन किन से? एक अन्य और एक उक्ति, यानी कोई दूसरी ही उक्ति, कोई दूसरा ही कथन। अन्योक्ति यानी कोई दूसरा कथन, ठीक है। जहाँ किसी अन्य को आधार बनाकर कोई कथन किया जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है ना। अब क्या हो गया कि किसी अन्य को आधार बना लिया और कोई कथन कह दिया, और जब किसी अन्य को आधार बनाकर कोई वाक्य कह दिया, कोई कथन कह दिया, तो वो अन्य उक्ति हो गई। इसका मतलब अन्योक्ति अलंकार हो गया। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अब देखिए कैसे। अप्रस्तुत यानी जो सामने नहीं है, यानी कि जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसके माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना, यानी प्रस्तुत के बारे में कोई अन्य ही उक्ति कही जाए। व्यंजना सीधा सा ताना कसा जाए। ताना ज़रूरी नहीं है कि मतलब खराब में ही हो, अच्छी बात में भी हो सकता है अन्योक्ति। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। कैसे? देखिए, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लिए काल ही हमारी बार। अब देखिए आप यहाँ पर अन्य उक्ति कैसे हो गई। माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लिए काल हमारी बार। सिंपल शब्दों में ये है कि बाग में माली को आया हुआ देखकर और कलियाँ पुकार करने लगी कि अभी तो ये पुष्प तोड़ के ले जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम कली से पुष्प बनेंगी, जब हम खिलेंगी, तो कल को हमारी बारी आ जाएगी। ये एक सीधा कथन है, लेकिन इसके माध्यम से एक अन्य ही उक्ति, अन्य ही कथन निकल कर आया है। कैसे? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना हो। अब अप्रस्तुत क्या है वो देखना। ये तो प्रस्तुत की व्यंजना है, क्योंकि बाग में पौधे दिख रहे हैं, कलियां दिख रही है, हमारे सामने है, प्रस्तुत है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब अप्रस्तुत क्या है? अब देखना कि बड़े बूढ़े सब काल के गर्त में समा गए, यानी जो बुजुर्ग थे वो क्या हो गए? परलोक सिधार गए। और जो जवान लोग हैं वो देखकर हाय हाय कर रहे हैं कि अभी तो इनका समय आया है, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय आएगा हम भी काल के गाल में बह जाएंगे। यानी मृत्यु सबकी निश्चित है। आज बूढ़े मर रहे हैं, लेकिन हम जो जवान हैं, हम जो कली हैं, उसके बाद हम भी वृद्धावस्था में जाएंगे और हमें कल हमारी भी बारी आएगी मृत्यु को प्राप्त करने की। पावस ऋतु देख के कोयल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भये हमें पूछत कौन। ठीक है, पावस ऋतु में कोयल बिल्कुल चुप हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो मेंढकों की बारी है, अब तो दादुर बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। देखो, दृष्टांत और उदाहरण एक जैसे हैं, पर उदाहरण का मैंने आपको बताया था कि उसमें वाचक शब्द है जो, जिमी, इस तरीके के। अब दृष्टांत क्या होता है देखिए। दृष्टांत अपने आप में अलग है, ठीक है। जहाँ पहले कोई एक बात कही जाकर उसकी पुष्टि दूसरे कथन से कहते हैं। अब देखो, उदाहरण में तो आपको सीधा बता दिया कि आपको वाचक शब्द देख के पता चल जाएगा। दृष्टांत कैसे पता चलेगा? पहले कोई एक बात कहेंगे नॉर्मल, और उस बात को पुष्टि करने के लिए, उस बात को साबित करने के लिए, उस बात का प्रमाण देने के लिए एक दूसरा कथन किया जाएगा। यानी उस बात को प्रूफ करने के लिए उसी के नीचे एक दूसरी लाइन होगी जो कि उस बात को प्रमाणित करेगी। वो होगा दृष्टांत अलंकार, तथा दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा, वो होगा दृष्टांत अलंकार। पहला कथन और उसके बाद का जो दूसरा कथन है वो उस पहले कथन को प्रमाणित करेगा।
ठीक है, वो होगा दृष्टांत। कैसे? धन वाले घर में ही श्री जाती, कभी न जाती निर्धन के। क्या कह रहा है कि जो लक्ष्मी है वो जो कहाँ जाती है, धन वालों के ही जाती है, कभी भी कहाँ नहीं जाती, निर्धन के। श्री का मतलब क्या है? लक्ष्मी। यानी कि जो लक्ष्मी का निवास है वो धनी व्यक्तियों के घर में होता है, निर्धन के यहाँ नहीं जाती। कैसे? कि सागर में ही गंगा गिरती, कभी न गिरती सूखे सर में। अब ऊपर वाली जो लाइन है इसको प्रमाणित करने के लिए एक नीचे वाली लाइन को क्या कहा गया कि जो गंगा है वो सागर में ही गिरेगी, वो कभी सूखे तालाब में नहीं गिरेगी। तो ये दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर उदाहरण अलंकार का कोई भी वाचक शब्द नहीं है, इससे आप समझ जाएंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए, गलती से ऊपर चले गए। समासोक्ति अलंकार, ये क्या है? देखिए, ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का पढ़ाया है। आप अपने अपने सिलेबस में ज़रूर चेक कर लें कि कौन कौन से अलंकार है, ठीक है, उसके बाद ही आप पढ़ें। क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग इसमें अलंकार लिए हैं, तो कोई भी ज़्यादा या कम नहीं है, पर फिर भी आप अपने सिलेबस में चेक कर लें, जो जो अलंकार आपके इसमें है वो आप इसमें पढ़ लें। समास प्लस उक्ति, अब इसका मतलब क्या हो गया? समासोक्ति का मतलब संक्षेप में कही गई बात। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप में कही गई बात होता है, ठीक है। अब देखो, जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध होता है, यानी कोई एक बात है, उस बात को शॉर्ट में कह दी जाए, ठीक है। अब शॉर्ट में जो हम उस बात को कहेंगे तो उसके द्वारा, उस शॉर्ट में कही गई बात के द्वारा हमें प्रस्तुत का भी बोध होगा और अप्रस्तुत का भी बोध होगा। यानी कि कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाएगा जिनसे कि प्रस्तुत का और अप्रस्तुत अर्थ का बोध एक साथ हो जाएगा, उसे कहेंगे समासोक्ति अलंकार। समझ में आ गया? कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित, बई सांझ कला निधि जोई, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही खड़ा है। देखिए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों का एक साथ बोध हो रहा है, बहुत ही संक्षेप में हो रहा है, ठीक है। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित, बई सांझ कला निधि जोई, यानी कुमुदनी पौधे के लिए आया है और प्रफुल्लित मन की खुशी के लिए आया है, और सांझ कला निधि। अब इसका दोनों का कैसे हो गया? जो ये पौधा है, ये सांझ के टाइम पे आपने एक पौधा देखा होगा, सांझ के टाइम पे अपने आप अपनी पंखुड़ियाँ समेट लेता है और दिन होते ही, सूरज की गर्मी मिलते ही क्या हो जाता है? अपने आप खुल जाता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ आई है, तो यहाँ प्रस्तुत भी है, अप्रस्तुत भी है, ठीक है। आगे देखिए, भ्रांतिमान अलंकार, जब सादृश्य के कारण, यानी सादृश्य यानी एक जैसा दिखाई देने के कारण, उपमेय में उपमान का भ्रम हो, यानी एक जैसी वस्तु दिख रही है, अब उस उपमेय के अंदर हमें उपमान का भ्रम हो। कैसे? मैंने बताया, उपमेय रस्सी, उपमान सांप हो गया, मान लो, है ना, माना की बता रही हूँ मैं, एक जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे। इस उपमेय में इस उपमान का भ्रम हो गया, यानी रस्सी को ही हमने क्या समझ लिया? सांप समझ लिया। समझ में आ गई बात? जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वो होता है भ्रांतिमान। अब इसके आपको वाचक शब्द याद रखने: जानकर, मानकर, विचार कर, समझ कर, जानी के, मानी के, विचारी के, समुझी के। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, फिर ये आ गया वाचक शब्द। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा सर्प जट से, काली ईक समझ कर उसको उड़ा लिया उसने जट से। ठीक है, ये समझ कर आ गया। जहाँ वाचक शब्द है वहाँ तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग तो वहाँ लगाना है जहाँ पर वाचक शब्द नहीं है।
ठीक है। अब आएगा संदेह अलंकार, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। जहाँ सादृश्य के कारण यानी एक जैसा, देखो ऊपर भी हमने पढ़ा एक जैसा दिखने के कारण, यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं एक जैसा दिखने के कारण, पर वहाँ पर अलग टर्म है और यहाँ पर अलग टर्म है। वहाँ पर भ्रम के वश मान लिया जाता है और यहाँ केवल डाउट किया जाता है। वहाँ पर भ्रम के वश मान लिया और यहाँ केवल संदेह व्यक्त किया जा रहा है। दोनों का अंतर समझना। वहाँ के वाचक शब्द अलग थे भ्रांतिमान के और संदेह के वाचक शब्द अलग है। इसी से आप पकड़ पाएंगे। जहाँ सादृश्य यानी रूप रंग की समानता के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े, वस्तु के स्वरूप का निर्धारण न हो पाए और अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वो होता है संदेह। भ्रांतिमान में अनिश्चय की स्थिति नहीं रहती है, बल्कि उसको मान लिया जाता है भ्रमवश, लेकिन यहाँ अंत तक क्या होता है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। इसके वर्ड क्या है, की देखो की या किंधो अथवा या की, ठीक है। अब उदाहरण देखो इसके, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती, कई सप्रेम एक एक पाई राम लखन सकी होई की नाही। आ गया इसमें वाचक शब्द। असंगति अलंकार, इससे प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। जहाँ पर संगति न होना, संगति किसकी, यानी कोई बात कोई कार्य तो कहाँ पर हो रहा है ना, कार्य कहीं हो रहा है और उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है, वो होता है असंगति। अब देखना, जहाँ कार्य व कारण में कोई भी संगति ना हो, है ना, कारण तो कहीं और कार्य कहीं और हो रहा है, वहाँ होता है असंगति अलंकार। कार्य कहीं और हो रहा है, कारण कहीं और हो रहा है, दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, तो वो हो गया असंगति। तीर ही है मेरे पे पीर रघुवीर, कैसे, देखो राम और लक्ष्मण युद्ध के लिए गए, तीर तो लक्ष्मण को लगा, तीर ही है मेरे पे, लक्ष्मण कह रहे हैं तीर तो मेरे ही पे, मेरे हृदय पे लगा, लेकिन पीर किसको हुई, रघुवीर को, यानी राम को। पीड़ा किसके, यानी कार्य कहाँ हुआ, लक्ष्मण के हृदय पर घात हुआ वहाँ पर, लेकिन पीड़ा कहाँ हुई, राम के हृदय को। अब यहाँ कार्य और कारण का कोई संबंध नहीं है, दोनों असंगत है। भाई जिसको तीर लगा है दर्द उसको होना चाहिए, लेकिन तीर लक्ष्मण को लगा और दर्द किसे हो रहा है, राम को हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ कार्य और कारण में कोई संगति ना हो, असंगति अलंकार। सीता ही ले 10 कंध गयो पे गयो है विचारो समुद्र बंध्यो। अब सीता को तो रावण ले गया, सीता को रावण ले गया, लेकिन अब यहाँ पर हम समुद्र बांध रहे हैं, यानी जो समुद्र पर वो पुल बनाया गया वो पुल बन रहा है, जबकि वो तो लेके चला गया, लेकिन उसी का विचार करके यहाँ पर पुल बनाया गया। कार्य हो चुका, उसका कोई संबंध नहीं कारण से, लेकिन फिर भी हो रहा है, दोनों की कोई संगति नहीं है। तो ये आपके सारे अलंकार हो चुके हैं, ठीक है। अलंकारों का टॉपिक ख़त्म है, और ज़्यादा डिटेल ज़्यादा डीपली मत घुसना, कोई सेंस नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, हर अलंकार की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, अगर वाचक शब्द है तो वो आपको पता होने चाहिए, और उनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए कि ये जो उदाहरण है ये इस अलंकार का है ना। और यही परीक्षा में आएगा, और आप पुराने सालों के सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या जहाँ से भी आपको काव्य शास्त्र के प्रश्न मिले देख लीजिए, आपको ये जो मैंने 3 बातें बताई ना, इन्हीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़्यादा अंदर आपको डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। मेरा पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, जब आप लाइक नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं भी अपना समय ख़राब कर रही हूँ। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आती हूँ, तो लाइक करने से मैं मोटिवेट रहती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ मिलता नहीं है मुझे इससे, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और भी कोई आपके प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं। अब इसके आगे अलंकार के बाद हम छंद पढ़ेंगे।
ये आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा और फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा। और एक चीज़ और है, बहुत ही जल्द सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी भी परेशान ना हो, मैं उनके लिए भी एक रणनीति बनाऊंगी, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बनाई है हिंदी की और जीके की। तो मेरी पूरी कोशिश है मैं सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी उनके सब्जेक्ट की भी और उनके जीके के पेपर की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक बहुत अच्छी सी रणनीति बनाकर उन्हें प्रोवाइड कर सकूं। हिंदी की तो मैं आपसे श्योरली कहती हूँ कि हिंदी की रणनीति तो मैं बिल्कुल आपको बनाकर भेज दूंगी। जीके में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी कभी मैंने इतने तरीके से नहीं की, तो उसके जीके का मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। पर हाँ, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों की हिंदी की रणनीति बनाकर मैं बिल्कुल भेज दूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और बहुत जल्दी आपको वो वीडियो मिलेगा, आप परेशान ना हो। तो फिलहाल आप इसे पढ़िए, इसे उतारिए, टेलीग्राम से प्राप्त करिए। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे छंद के साथ। पहले से पढ़ के आइए। नरोत्तम दास स्वामी का अलंकार पारिजात नहीं खरीदिए तो खरीद लीजिए, क्योंकि काव्य शास्त्र उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक और बहुत ही छोटी सी बुक है। हरे कृष्णा, राधे राधे।